नमस्कार दोस्तों, के लेक्चर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11th का 12वां नंबर चैप्टर, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीक। जी हाँ, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि एनसीईआरटी बुक क्लास 11th का 12वां नंबर चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इस केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड तकनीक्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोग ध्यान दें, अगर हमारे चैनल पर कोई नए स्टूडेंट जुड़े हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11th का 12वां नंबर चैप्टर। लेकिन ये जो चैप्टर है यह क्लास 11th की है, पर इस चैप्टर में हम कवर करेंगे क्लास 10th भी और क्लास 11th भी और क्लास 12th भी। यानी कहने का मतलब हुआ कि इस चैप्टर में हम वैसे टॉपिक को लेकर के चलेंगे जो टॉपिक 10th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है। यानी कुल मिलाकर कहें कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको यहां जान लेना है केमिस्ट्री के पिता कौन है, यानी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के जनक कौन है। फादर ऑफ केमिस्ट्री किनको कहा जाता है? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री एंथोनी लेबोजियर को कहा जाता है। केमिस्ट्री के पिता इनको कहा जाता है। एंथोनी लेबोजियर को केमिस्ट्री के पिता कहा जाता है, रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है, या फिर बोल सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंथोनी लेबोजियर को कहा जाता है। अब हम जानते हैं, अभी जो हम क्लास 11th का 12 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं और यह चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह चैप्टर है, तो हम जान ले सबसे पहले फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन के जनक या कार्बनिक रसायन के पिता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, नाम तो लंबा है लेकिन शॉर्ट में इस नाम को ध्यान रख सकते हैं, J.H. बॉन्टहोफ। J.H. बॉन्टहोफ ध्यान रह जाएगा। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री J.H. बॉन्टहोफ, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंथोनी लेबोजियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एंथोनी लेबोजियर, जिन्हें रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है ना, जो केमिस्ट्री के पिता हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं, उनके अनुसार यह परिभाषा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन के यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बन के यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक, वह टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जी हाँ, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण यानी और कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ने वाले हैं। कैसा नाम? तो IUPAC नाम, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC नेमिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? IUPAC नेमिंग। यानी IUPAC नाम लिखने के लिए हम लोग सीखेंगे
किसका IUPAC नाम लिखने के लिए सीखेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बनिक यौगिकों का हम लोग IUPAC नाम लिखने के लिए सीखेंगे इस वीडियो में। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं हम। IUPAC नेम का 3 पार्ट होता है। पहला प्रीफिक्स होता है, दूसरा सफिक्स होता है और तीसरा वर्ड रूट होता है। जब हम प्रीफिक्स और वर्ड रूट और सफिक्स तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा IUPAC नेम कंप्लीट हो जाता है। यानी IUPAC नेम जब हम लिखते हैं तो वह 3 पार्ट में अलग अलग होता है और वो तीनों को हम जोड़कर IUPAC नेम बनाते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है वर्ड रूट और तीसरा होता है सफिक्स। चलिए हम बारी बारी से प्रीफिक्स हो गया, वर्ड रूट हो गया और सफिक्स हो गया, ये सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम वर्ड रूट के बारे में जान लेते हैं। वर्ड रूट होता क्या है? ठीक है, वर्ड रूट को ALK से भी इंडिकेट करते हैं, है ना। ALK वर्ड रूट होता है, ALK से इंडिकेट कर लेते हैं। वर्ड रूट होता क्या है? यह जो होता है कार्बनिक यौगिक का हम लोग नाम लिखने के लिए जानेंगे, तो वही कार्बनिक यौगिकों के जो नाम लिखेंगे ना उसका ये बेसिक यूनिट होता है, यानी मौलिक इकाई होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्ड रूट जो होता है कार्बनिक यौगिकों के नाम का बेसिक यूनिट होता है, मौलिक इकाई होता है। और यह क्या बताता है? तो ध्यान दीजिए, यह पेरेंट चेन में कार्बन परमाणुओं को व्यक्त करता है। मतलब जितना भी कार्बन परमाणु रहेगा कार्बनिक यौगिक में उसको व्यक्त करने का काम यह वर्ड रूट करता है। तो वर्ड रूट को सभी विद्यार्थी को याद कर लेना है। यहां पर हम वर्ड रूट दिए हैं मात्र C15 तक, लेकिन और भी होता है, लेकिन फिलहाल अभी आप लोग C15 तक ध्यान रखिएगा। इसको याद करना बहुत जरूरी है। यह अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो फिर आपको 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास में जब भी नोमेनक्लेचर यानी कि कार्बनिक यौगिकों का जब भी नाम आप लिखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए इसको याद कर लेना है। जब कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन होता है ना तो उसके लिए हम जो मौलिक इकाई बेसिक यूनिट यूज करते हैं वो मिथ होता है। मतलब सिंपल सी शब्दों में समझिए कि जब एक कार्बन रहे कार्बनिक यौगिकों में तो हम मिथ लिखेंगे एक कार्बन के लिए, जब 2 कार्बन रहे तो इथ लिखेंगे, जब 3 कार्बन रहे तो प्रोप लिखेंगे, जब 4 कार्बन रहे तो ब्यूट लिखेंगे, जब 5 कार्बन रहे तो पेंट लिखेंगे, जब 6 कार्बन रहे तो हेक्स लिखेंगे, जब 7 कार्बन रहे तो हेप्ट लिखेंगे, जब 8 कार्बन रहे तो ऑक्ट लिखेंगे, जब 9 कार्बन रहे तो नन लिखेंगे। ठीक है, NONE भी लिखा जाता है, लेकिन यहां पर हम NON लिखें इसलिए कि यहां पर जो लास्ट में देख रहे हैं डैश, यहां पर सफिक्स जुड़ता है ना, इसलिए NON यहां पर हम लिखे हैं। C10 रहेगा, अगर कार्बन 10 ठो रह जाए अगर कार्बनिक यौगिकों में तो डेक लिखेंगे, अगर 11 रह जाए तो अनडेक लिखते हैं, 12 अगर रह जाए तो डूडेक लिखेंगे, 13 रह जाए तो ट्राइडेक लिखेंगे, 14 रह जाए तो टेट्राडेक लिखेंगे, 15 रह जाए तो पेंटाडेक लिखेंगे। ठीक है, तो यह C1 से लेकर के C15 तक सभी विद्यार्थी को याद कर जाना है। बहुत सारे बच्चे जो हैं डायरेक्ट नामकरण सीखने के लिए डायरेक्ट कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें ये जो बेसिक वर्ड रूट है C1 से लेकर के C15 तक ये उन्हें याद नहीं रहता है, तो लिखने में परेशानी होता है, समझ में नहीं आता है, फिर क्या होता है रुचि समाप्त हो जाता है। नाम लिखने के लिए लगता है उनको कि बहुत कठिन है कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखना, है ना। तो इस तरह से ध्यान दें, कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखना एकदम बिल्कुल आसान है, लेकिन आसान कब है? जब आप सही तरीके से समझ पाएंगे।
अगर आप नहीं समझते हैं तो बहुत कठिन है, अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत आसान है। तो समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ मत याद रखिए, लेकिन यहां पर जो हमारा ये वर्ड रूट है, ये जो वर्ड रूट आप देख रहे हैं C1 से लेकर के और C15 तक सभी विद्यार्थी को कंठस्थ इसको याद कर जाना है। आप जैसे याद करें, ठीक है, ये याद कर जाना है और कुछ मत याद रखिए। इस वीडियो में कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, लेकिन इसको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं सफिक्स के बारे में। सफिक्स अर्थात अनुलंघन। अनुलंघन जो होता है वो वर्ड रूट जो इसके पहले बताएं, वो वर्ड रूट के पीछे जुड़ता है। अनुलंघन क्या होता है? पीछे जुड़ता है। अनुलंघन पूर्वलंघन, पूर्वलंघन मतलब पूर्व मतलब पहले लगेगा, अनुलंघन मतलब बाद में लगेगा, यानी यह वर्ड रूट के बाद में लगता है। यानी हम बोल सकते हैं कि इसको वर्ड रूट के पीछे जोड़ा जाता है। और यह जो अनुलंघन, यह सफिक्स है, यह दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो ध्यान रखिएगा, अनुलंघन अर्थात सफिक्स जो है दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का कौन कौन होता है? तो पहला होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। पहला क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सफिक्स जो होता है दो प्रकार का होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं प्राइमरी सफिक्स के बारे में। प्राइमरी सफिक्स के बारे में जानते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स है ना, प्राइमरी सफिक्स होता है एएनई, ईएनई और बाईएनई होता है। ठीक है, एएनई, ईएनई और बाईएनई। लेकिन ध्यान देना है, अगर कार्बनिक यौगिकों में दो सी के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसके लिए सफिक्स जो यूज करते हैं वो प्राइमरी सफिक्स होता है और हम एएनई यूज करते हैं। लेकिन अगर दो कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो इसके लिए हम सफिक्स ईएनई का यूज करते हैं और यह ईएनई जो होता है प्राइमरी सफिक्स होता है। ध्यान रखना है, अगर दो, जैसे ये सी डबल बॉन्ड है, यह कार्बनिक यौगिकों में दो जगह पर फिक्स हो, दो गो मतलब दो जगह पर, मतलब एक एक दो जगह पर रहेगा तो दो गो हो जाएगा। अगर दो रहेगा तो डबल बॉन्ड के लिए तो हम ईएनई यूज करते हैं, लेकिन दो गो रहने के लिए हम दो को हम लिखते हैं डाई। जैसे मोनोमिस एक, डाइमिस दो, ट्राइमिस तीन, टेट्रामिस चार होता है। उसी तरह से दो गो अगर रह जाए तो उसके लिए हम डाई लिखते हैं, अर्थात इसको हम लिखेंगे डाइन, डाइन। आगे बढ़ते हैं। अगर सी डबल बॉन्ड जो है, सी डबल बॉन्ड सी अगर कार्बनिक यौगिकों में तीन जगह पर रहे, ठीक है, तो हम डबल बॉन्ड के लिए ईएनई यूज करेंगे और तीन के लिए ट्राई यूज करेंगे, तो हमारा हो जाएगा ट्राइन। क्या हो जाएगा? ट्राइन। ध्यान रखना है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगर सी और सी, दो गो सी के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे, ठीक है, तो हम इसके लिए यूज करते हैं बाईएनई, जिसको हम आइन पढ़ते हैं। और यही अगर कार्बनिक यौगिकों में दो ठो रह जाए, ठीक है, तो दो रहता है तो दो के लिए डाई लगाएंगे और डबल ट्रिपल बॉन्ड के लिए बाईएनई अर्थात डाइन पढ़ेंगे इसको, डाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। सेकेंडरी सफिक्स है ना, सेकेंडरी सफिक्स में जो यूज होता है वह फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज होता है। जी हाँ, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आगे चर्च करेंगे। अभी फिलहाल ध्यान से देखिए, अगर कहीं कार्बनिक यौगिकों में OH जुड़ा हुआ हो तो OH के लिए हम सफिक्स का यूज करते हैं OL, और यह जो OL यूज करते हैं यह सेकेंडरी सफिक्स होता है। ये सब देखिए आप लोग को रट्टा मारकर याद करने की कोई जरूरत नहीं है।
हाँ, आद करने की जरूरत क्या है, तो वर्ड रूट C1 से लेकर के C15 तक के आपको आद करना है। बाकी ये सभी चीज जो है आपको आद करने की कोई जरूरत अभी नहीं है, अभी सिर्फ एक बार देख करके समझ लीजिए। जब हम कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम नामकरण करेंगे, नाम लिखेंगे, तो उस समय ये सब फंक्शनल ग्रुप कैसे यूज होगा, उसका क्या नाम लिखेंगे, सारी बातों पर चर्च करेंगे। यानी कुल मिलाकर अभी कहें तो आपको आद करने की जरूरत है सिर्फ वर्ड रूट को C1 से लेकर के C15 तक। ये सभी को एक बार आप लोग बढ़िया से समझ ले, कोई दिक्कत नहीं होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नामकरण करने में। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नामकरण करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे CHO रहे तो CHO जो है फंक्शनल ग्रुप है, और इसके लिए हम Al नाम लिखते हैं, सफिक्स के रूप में जोड़ते हैं, तो यह Al जो है हमारा सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा है, लेकिन यहां पर हम मात्र 5 ही लिए हैं। और आप लोग ध्यान दें, ये जो 5 है इसको आद करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार आप इसको देख लीजिए। ठीक ठीक है। यहां पर जैसे अगर CHO है तो CHO के लिए हम लोग यूज करते हैं सफिक्स ओइक एसिड, और यह ओइक एसिड जो है यह सेकेंडरी सफिक्स है। अगर CO है, कार्बनिक यौगिक में अगर CO कहीं पर है तो इसके लिए हम ONE का यूज करते हैं, और यह ONE जो है हमारा सेकेंडरी सफिक्स है। अगर CN है तो CN के लिए सफिक्स नाइट्राइल का यूज करते हैं, और यह एक सेकेंडरी सफिक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स को हम कहते हैं पूर्व लंघन। अब पूर्व लंघन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पूर्व लंघन मतलब पूर्व मतलब आगे, लंघन मतलब लगने वाला, मतलब आगे लगेगा या आगे जुड़ेगा। तो बात है किसके आगे, तो वर्ड रूट जो बताए हैं उसके यह प्रीफिक्स आगे जुड़ता है। और यह भी प्रीफिक्स जो है दो प्रकार का होता है, जिसको हम प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं और सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स दो प्रकार का होता है, इसको हम प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं और दूसरा को हम सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं। चलिए एक चीज और ध्यान देना, प्रीफिक्स जो है इसको हम प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं आप देखिएगा बुक वगैरह में लिखा हुआ रहता 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स। मतलब हम प्राइमरी को 1 डिग्री से इंडिकेट करते हैं और सेकेंडरी को हम 2 डिग्री से इंडिकेट करते हैं। इसी तरह से एक टर्सरी होता है जिसको हम 3 डिग्री से इंडिकेट करते हैं। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाए। चलिए अब हम लोग जानने वाले हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में। यह हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स है। प्राइमरी प्रीफिक्स के अंतर्गत आता है साइक्लो, बाईसाइक्लो, अस्पाइरो। इसका कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो हम बताएंगे जब हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे। देखिए ध्यान से, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे, बाईसाइक्लिक कंपाउंड के लिए आपको अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे, एस्पाइरिन के लिए आपको एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। इसी तरह से आप लोग 10th क्लास में पढ़ोगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोसिलिक एसिड। तो जो भी 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, क्योंकि वीडियो के शुरुआत में ही हम बोल चुके हैं कि 10th क्लास से लेकर के हम 12th क्लास तक की सफर करेंगे। ठीक है, और यह जो चैप्टर पढ़ा रहे यह 11th क्लास का 12वां नंबर चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का। और यह चैप्टर में हम क्लास 10 से लेकर के क्लास 12 तक का सफर पूरा करने वाले हैं। इसमें अल्केन, अल्काइन, अल्कोहल का जो आप लोग 10th क्लास में नाम सुने हैं वह सभी पर एक एक वीडियो आएगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2 करके। इस तरह से जैसे ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 जो आएगा उसमें सिर्फ हम अल्केन का चर्च करेंगे, लेक्चर 3 जो आएगा उसमें सिर्फ अल्कीन का चर्च करेंगे,
है ना। तो इस तरह से जो भी लेक्चर आएगा उसमें से एक लेक्चर में हम अल्कोहल का चर्च करेंगे तो टोटल अल्कोहल ही रहेगा उसमें। अगर हम किसी लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड का चर्च करते हैं तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा, ठीक है। अगर किसी वीडियो में हम बात करें साइक्लिक कंपाउंड का तो साइक्लिक कंपाउंड का ही नामकरण हम उसमें पूरा सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए आए हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर करके यह जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। वहां पर जैसे ही हम ये वीडियो अपलोड करेंगे आपको मिलते रहेगा। और यह वीडियो जो है बिल्कुल सीरियल ढंग से एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। और बेसिक अर्थात 10th क्लास जो होता है, मान के चलिए बेसिक होता है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिए। तो 10th क्लास से स्टार्ट करके हम उसे 12th क्लास तक के ले जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो में बने रहें। आगे चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स का। तो देखिए कहीं कहीं कार्बनिक यौगिक जो देखे होंगे बुक वगैरह में, बहुत सारा एक्सरसाइज में जो कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने के लिए दिया हुआ रहता है, एनसीईआरटी बुक होगा तो आप लोग बुक को देखिएगा। कहीं कहीं एफ जुड़ा होता है, कहीं कहीं OH जुड़ा होता है, कहीं कहीं OR जुड़ा होता है, कहीं कहीं Cl जुड़ा होता है, कहीं Br जुड़ा होता है। तो इस तरह से जो जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स। और इस एफ के लिए नाम होता फ्लोरो, जैसे Cl रह जाए तो क्लोरो, Br रह जाए तो ब्रोमो, I रह जाए तो आइडो, है ना। अगर OR है तो इसका नाम अल्कोक्सी होता है, OH है तो इसका नाम हाइड्रोक्सी होता है। तो ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि यह जो वीडियो है यह क्लास 10th के भी बच्चे देख सकते हैं और क्लास 12th का भी और क्लास 11th का भी, क्योंकि इस चैप्टर में हम 10th से लेकर के 12th तक के रिलेटिव टॉपिक जो भी है ये तीनों क्लास का, उसके बारे में चर्च करने वाले हैं, उसके बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो चैप्टर है इसमें हम IUPAC नेमिंग करेंगे। चलिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में फिर या इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सबसे पहले नाम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर उसको धीरे धीरे करके थोड़ा सा मतलब कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी हम लोग नाम लिखने के लिए सीखेंगे। पहले सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम सीखेंगे, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए चलेंगे, फिर अंत में हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी नाम लिखने के लिए सिखाएंगे, ठीक है। और यह जो नाम सिखाने वाले हैं, कैसा नाम सिखाने वाले हैं? तो IUPAC नेम, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर, इसको हम शॉर्ट में IUPAC नेमिंग भी बोल सकते हैं, यानी हम IUPAC नेमिंग पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे ये IUPAC नेमिंग का ये हमारा जो वीडियो है बेसिक वीडियो है, जो कि हर एक स्टूडेंट को यह वीडियो को देखना चाहिए, है ना। और अब हम जो न्यू वीडियो लेकर के आएंगे वह सिर्फ अल्केन का होगा, फिर अल्कीन का होगा, फिर अल्काइन का होगा। मतलब जितना भी आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, अल्कोहल पढ़े हैं, ईथर पढ़े हैं, अल्डिहाइड पढ़े हैं, तो ये सभी पर एक एक वीडियो लाएंगे। और एक वीडियो में जिसे एल्कोहल का लेकर के आए तो पूरे एल्कोहल का ही चर्च करेंगे, क्लास 10th से लेकर के 12th तक के चर्च करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद जो हम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर करने वाले हैं वो अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे।